हेलो क्लास 10 कैसे हैं आप सब। तो आज आ चुका हूँ रिप्रोडक्शन की वीडियो के साथ। पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट सेकंड की अब तैयारी करते हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, अब मैं पार्ट सेकंड में अब बचे हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। तो जो पहला कॉन्सेप्ट रहेगा, एक्चुअली में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पार्ट फर्स्ट में जाकर के आप चेक करेंगे तो मैंने असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कवर करा दिया है, और इस पार्ट में मैं कवर कराने वाला हूं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि ह्यूमन के अंदर कवर होगा। फ्लावर वाला मैंने पार्ट फर्स्ट में कवर कर दिया है, जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, अब देखिए, द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर गिवन बिलो। सबसे पहली बात, अब डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आप देख सकते हैं ये इलोंगेटेड पार्ट जिसको हम पेनिस कह देते हैं, ये इलोंगेटेड पार्ट है, ये पेनिस हो गया। और ये वाला जो पार्ट है आप देख सकते हैं, इसको टेस्टीज कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे कह देते हैं टेस्टीज। ओके, और आपको बता देता हूं कि जो टेस्टीज होता है ना बच्चों, वो प्रोडक्शन होता है स्पर्म का। जितने भी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, जो फैक्ट्रीज है स्पर्म की, वो टेस्टीज में ही लगी होती है। यहां पर होते हैं लेडिग सेल। अब ये लेडिग सेल क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन को और स्पर्म को बनाते हैं। आया समझ के नहीं आया? तो टेस्टीज ही वो साइट है जहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म का प्रोडक्शन होने के बाद वास्ट रेफरेंस देख सकते हैं आप। ये वास्ट रेफरेंस लंबी सी ट्यूब है जो टेस्टीज को कनेक्ट करती है पेनिस से, जो टेस्टिस को कनेक्ट करती है पेनिस से। टेस्टिस ने जो स्पर्म प्रोडक्शन किया, वो जो स्पर्म है वो वास्ट रेफरेंस से होता 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 पेनिस के थ्रू बाहर इजैकुलेट हो जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इजैकुलेट हो जाएगा। तो टेस्टिस क्या है? यहां पर स्पर्म बनते हैं लेडिक सेल के द्वारा। यहां पर क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। वास्ट रेफरेंस कैरी करता है स्पर्म को टेस्टिस से ले जा करके पेनिस की तरफ। बीच में ग्लैंड्स मिल जाते हैं, जैसे समाइनल वेसिकल हो गए और एक प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो गए। ये दोनों ग्लैंड्स क्या करते हैं कि टेस्टिस जो स्पर्म होता है उसको स्लिपरी बना देते हैं। इसमें से सिक्रीशन निकलता है। इनके सिक्रीशन क्या करते हैं? जो भी स्पर्म आया उसको क्या कर देंगे? स्लिपरी बना देंगे और उसको न्यूट्रिएंट डेंस बना देंगे। स्पर्म में न्यूट्रिशन को ऐड करते हैं और स्पर्म को स्लिपरी बना देते हैं। स्लिपरी इसलिए बनता है ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म अच्छे से डिस्टेंस को कवर कर पाए। आया समझ के नहीं आया? स्पर्म शुड बी स्लिपरी। आया समझ के नहीं आया? ओके, अब यहां पर आगे देख लेते हैं कि टेस्टिस के बारे में क्या लिखवा रखा है मैंने। सबसे पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म सेल टेक प्लेस इन टेस्टिस। जो भी जर्म सेल्स हो रहे हैं बच्चों, जो भी जर्म सेल हो रहे हैं बच्चों, हाँ, जो भी जर्म सेल है, जैसे कि स्पर्म की बात हो रही है या स्पर्म हो रखे हैं, वो कहाँ, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? उसका फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर। उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर। इट्स क्रीट द मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन जो है, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, इट इज द प्राइमरी मेल हार्मोन विच गिव यू मैनी चेंजेस। लाइक कैसी कैसी चेंजेस देता है? मेल के अंदर फर्स्ट डीपनिंग ऑफ वॉइस, हेलो हेलो, डीपनिंग ऑफ वॉइस हो गया। वाइडनिंग ऑफ शोल्डर, ओके। डेंसनिंग ऑफ द बोन की डेंसिटी, है ना। और आर्म पिट्स के अंदर, जेनिशियल एरियाज के अंदर हेयर डेवलप होना, प्यूबिक हेयर कह देते हैं। और पेनिस के साइज का एलार्ज होना, ये टेस्टोस्टेरोन के कारण है। और मेल बॉडी में मसल जो डेवलप होती है, उसका भी जो मेन हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। ध्यान रखना बच्चों, ये है मेल का हार्मोन, जिसका रेंज होता है 300 से लेके 900 के बीच में। अगर एक मेल का टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा हो सकता है 700 800 उसका टेस्टोस्टेरोन हो, जिससे बियर्ड भी डेवलप होती है, थिकनिंग ऑफ बियर्ड होती है, डीपनिंग ऑफ वॉइस होती है, वाइडनिंग ऑफ शोल्डर होते हैं, और प्यूबिक हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस का साइज होता है। ध्यान रखना बच्चों। अब आगे कह रहा है कि चेंजेस इन अपीयरेंस इन प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं बॉयज के अंदर, मैंने सारे आपको अभी जस्ट बता दिए। अब कह रहा है कि वास्ट रेफरेंस, कि वास्ट रेफरेंस क्या है? अब मैंने बताया था कि ये ट्यूब वास्ट रेफरेंस है, कि इट इज अ लॉन्ग ट्यूब है जो अराइज कहां से होती है? टेस्टिस से निकलती है, और कैरी क्या करती है? स्पर्म को कैरी करती है। कहां पर लेके जाती है? समाइनल
वेसिकल पे लेकर के जाती है, जहां पर होता क्या है, जो स्पर्म होते हैं उन्हें नरिशमेंट मिलती है और स्टोर हो, मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये समाइनल वेसिकल क्या कहता है, ये नरिशमेंट देता है ना, ये स्पर्म को नरिशमेंट देता है, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। आगे यूरेथ्रा क्या कह रहा है, यूरेथ्रा या देख सकते हो, ये कॉमन पैसेज दिख रहा है, यहाँ से यूरिन को ट्रांसमिट कर दो और यहाँ से इजैकुलेट कर दो स्पर्म को, दोनों का जो पाथ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेम होता है, यहीं से यूरिन ट्रांसमिट हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहीं से स्पर्म इजैकुलेट भी हो जाएगा। जब स्पर्म इजैकुलेट हो रहा होगा तो यूरिन ट्रांसमिट नहीं होगा, और जब यूरिन ट्रांसमिट हो रहा होगा तो बच्चों स्पर्म इजैकुलेट नहीं होगा। पहले अगर मान लो स्पर्म इजैकुलेट हो गया, बाद में यूरिन ट्रांसमिट होगा, क्योंकि पाथ ही सेम है, अलग अलग पाथ नहीं है। आया समझ के नहीं आया? ओके। यूरेथ्रा कह रहा है इट इज अ कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज आ गया, इट इज अ कॉमन पैसेज बोथ यूरिन एंड ये स्पर्मेटिक फ्लूइड, द वास्ट डिफरेंस यूनिट्स करता है द डक्ट कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर फॉर्म्स यूरेथ्रा। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी क्या किया, जो भी स्पर्म था पहले समाइनल वेसिकल ने न्यूट्रिएंट दे दिया, प्रोस्टेट ने स्लिपरी बना दिया, अब वो स्लिपरी स्पर्म यहां से इजैकुलेट होके बाहर चला जाएगा, वो यही बोल रहा है यूरेथ्रा। अब प्रोस्टेट क्या कर रहा है, ये ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है अल्कलाइन फ्लूइड व्हिच गिव्स लुब्रिकेशन एंड नरिशमेंट ऑफ द फॉर द स्पर्म। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो आउटर एरिया रहता है ना बच्चों, आउटर एरिया जो रहता है वो एसिडिक रहता है। अब आपका स्पर्म एल्कलाइन होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर एंटर करेगा ना, वहां पर पीएच जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, है ना, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट है जो एसिडिक है नेचर में। स्पर्म को एल्कलाइन बनाया है प्रोस्टेट ने, एल्कलाइन मतलब बेसिक बनाया, क्या बनाया स्पर्म को, बेसिक बनाया प्रोस्टेट ने। तो बेसिक जो है स्पर्म वो एसिडिक एरिया से जब कांटेक्ट करेगा तो क्या कर देगा, यहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, वो पीएच उसका बैलेंस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आया समझ के नहीं आया? और लुब्रिकेशन जरूरी है क्योंकि उसको अंदर तक ट्रेवल करना होता है। आया समझ के नहीं आया? नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। हाँ एक चीज और बता देता हूँ, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जो टेस्टीज होते हैं ना उसके ऊपर एक सैक होता है, इस सैक को कहते हैं स्क्रोटम सैक। ये स्क्रोटम सैक दिख रहा है, ये सैक होता है, इसे कहते हैं स्क्रोटम सैक। ये स्क्रोटम सैक क्या करता है, टेम्परेचर को लो रखता है, लो टेम्परेचर रखता है, क्योंकि जो स्पर्म है ना वो कहते हैं कि हम ज़्यादा टेम्परेचर में फॉर्मेशन स्पर्म का नहीं होता, ज़्यादा टेम्परेचर में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। कभी देखो जो जो ट्रक चलाते हैं, जो बसेस चलाते हैं ना, जिसके नीचे ही इंजन लगा होता है, जो इंजन की हीट होती है तो उनके टेस्टिस को गर्म रखती है। अब उनका जब टेस्टिस गर्म रहेगा ना तो वहां पर स्पर्म प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि गर्म टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, तभी स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। आया समझ के नहीं आया? इसलिए कहते हैं कि लैपटॉप को लैब में रख के काम मत करो, कि लैपटॉप की हीट भी टेस्टिस को गर्म करेगी। मेल के लिए थोड़ा सही नहीं है कि टेस्टिस उसके गर्म रहे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर उसके टेस्टिस गर्म ही रहते हैं तो स्पर्म प्रोडक्शन शट डाउन भी हो सकती है। ऐसा समझ के नहीं आया? तो टेस्टिस को अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, बॉडी के टेम्परेचर से अपना टेम्परेचर कम करना पड़ता है ताकि स्पर्म को प्रोड्यूस कर पाए। तो ये जो स्क्रोटम है ये टेम्परेचर को क्या मेंटेन करके रखता है, लो मेंटेन करके रखता है। आया समझ के नहीं आया? ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रोल ऑफ समाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड और समाइनल वेसिकल का रोल क्या है, कह रहा है कि द प्रोस्टेट एंड स्पर्म put their secretion in vast difference due to which the sperm come in a liquid medium। प्रोस्टेट और समाइनल वेसिकल बेटा, ये रहा समाइनल वेसिकल और ये रहा आपका प्रोस्टेट बेटा, ये दोनों ही अपनी सिक्रीशन को कहां पर पुट कर देंगे, क्या लिखा हुआ है, दोनों ही अपनी सिक्रीशन को कहां पुट कर देंगे, जहां पर स्पर्म आ रहा है ना, वास्ट डिफरेंट टू विच स्पर्म कम इन द लिक्विड मीडियम। ठीक है, अब क्या होता है बता देता हूं कि पीछे करते हैं, कहाँ चला गया डायग्राम, हाँ ये रहा भैया समाइनल वेसिकल और ये रहा भैया प्रोस्टेट ग्लैंड और ये रहा स्पर्म, वास्ट डिफरेंस से स्पर्म आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बीच में समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, समाइनल वेसिकल से सिक्रीशन आया और प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन आया, दोनों ही सिक्रीशन ने स्पर्म को लिक्विड बना दिया और उसको स्लिपरी बना दिया, उसको न्यूट्रिएंट डेंस बना दिया, है ना। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है हाँ
ट्रांसफर क्या हो जाए, इजीली हो जाए, वो इजीली क्या कर पाए बच्चों, वो इजीली ट्रांसफर हो पाए, एज वेल एज दिस डिस्चार्ज ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू देम। जब स्पर्म डिस्चार्ज होता है तो उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, और स्पर्म आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, बहुत छोटे 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 स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ऐसे से। ये हो गया स्पर्म का हेड जो जाकर के एक्सेल के साथ फ्यूज करेगा, और ये हो गया स्पर्म की टेल, है ना। और टेल आपको पता है कि आगे बढ़ने में मदद करती है, लैशिंग मूवमेंट करता है स्पर्म, ऐसे 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 करता है। टेल क्या कर रही है, उसको आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। हेड क्या कर रहा है, सीधा एक्सेल के साथ फ्यूज करेगा जहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये आया हेड और इसने फ्यूज करा एग के साथ, तो वहां पर हो गया फर्टिलाइजेशन। ओके, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल, हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे हमारी बियर्ड्स हो गई मेल की, मूछे हो गई है, वो उगना शुरू हो जाती है टीनेजर्स के अंदर, है ना। और लैरिंग्स मैच्योर हो जाता है, जो कि थ्रोट कैविटी में यहां होता है, मैच्योर हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो टू विच पिच ऑफ द साउंड डिक्रीज, हमारा पिच डिक्रीज हो जाता है, वॉइस डीपर हो जाता है। पिच डिक्रीज का मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। लड़कियों का पिच ना बहुत ज्यादा हाई रहता है, उनकी आवाज बहुत ज्यादा श्रिल रहती है, मतलब बहुत पतली आवाज रहती है, और लड़कों की आवाज वॉइस डीपर हो जाती है, एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो सेट्स ऑफ ओवरीज रहती है, आप चेक कर लो, ये ओवरी और ये ओवरी, दो सेट्स ऑफ ओवरी रहती है। और ओवरी के बाद एक ट्यूब है जो कनेक्ट करता है ओवरी को यहां से यूट्रस से, बेटा यूट्रस से कनेक्ट करता है। इस ट्यूब को क्या बोल रहा है, ओवी डक्ट या फेलोपियन ट्यूब बोल रहा है। आया समझ के नहीं आया। ये ट्यूब क्या कर रही है, ये कनेक्ट कर रही है किसको, ओवरी को यूट्रस से। ये यूट्रस है, पियर शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे अनानास, वो पियर नहीं होता उसका जो स्ट्रक्चर है, हेड हो गया, ये नीचे का हिस्सा हो गया, पूरे इस तरीके की दिखती है। अब यूट्रस आगे ओपन होता है सर्विक्स में, और सर्विक्स ओपन होता चला जाता है वजाइना से बाहर। मतलब समझाता हूं मैं कि ओवरी में होते हैं एग। एक फीमेल जब पैदा होती है ना, एक बच्ची पैदा होती है ना, छोटी सी बच्ची पैदा होती है ना, उसकी ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग। इमेच्योर कह रहा हूं बच्चों, मैच्योर नहीं, इमेच्योर। जब वो एक बार टीनेज में एंटर करती है, एडोलसेंसिस में एंटर करती है, जब वो 12 साल की या 13 साल की हो जाती है, तब एक एग हर महीने मैच्योर होना शुरू हो जाता है। मान लेते हैं कि एग मैच्योर हो गया, मैच्योर होकर के सीधा एंटर कहां करेगा, एंटर करेगा फेलोपियन ट्यूब में। और जब एग मैच्योर हो रहा होता है ना, उस प्रोसेस में यूट्रस अपनी वॉल को बहुत ज्यादा थिक कर रहा होता है। उस प्रोसेस में जो यूट्रस होता है ना, वो अपनी वॉल को बहुत ज्यादा स्पंजी, बहुत ज्यादा थिक कर रहा होता है। अब क्या होता है कि ना, एग मैच्योर होकर के एंटर होता है, तो ना एक दिन तक तो एग स्पर्म का वेट करता है ना, स्पर्म अंदर आएगा तो एग क्या करेगा, एग क्या करेगा, स्पर्म से मिल जाएगा, वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सच ऐसा होता नहीं है, छोटा से छोटी सी बच्ची है ना। तो यहां पर क्या होता है, जो एग जो है वो यहां पर वेट करता है, फिर एग ना, फिर अगले मतलब वेट करने के बाद जब वो डेड हो जाता है, तो डेड एग जो है फेलोपियन ट्यूब से होता होता, यूट्रस से होता होता, वजाइनल कैविटी से होता होता बाहर चला जाता है। और जैसे ही एग बाहर जाएगा ना, पीछे जो यूट्रस ने प्रिपरेशन कर रखी थी, क्यों प्रिपरेशन कर रखी थी, क्योंकि जैसे ही एग फर्टिलाइज होता ना, तो सारा खाना यूट्रस से ही मिलता। सारा खाना किससे मिलता है एग को, यूट्रस से। जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, तो सबको पता है सारा खाना। तो ये जो वॉल मोटी मोटी कर रही थी, अब इसका तो कोई ऐसा कोई काम नहीं है, क्योंकि एग ही चला गया। फर्टिलाइज्ड तो था ही नहीं, अनफर्टिलाइज्ड एग था वो, क्योंकि स्पर्म तो आया ही नहीं। अनफर्टिलाइज्ड एग क्या हो गया, वेजाइनल कैविटी से बाहर चला गया। अब क्या होगा, ये जो प्रिपरेशन है ना यूट्रस की, जो उसने वॉल को मोटा कर दिया था, स्पॉन्जी कर दिया था, अब ये किसी काम की नहीं है बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, ये जो प्रिपरेशन है, ये जो वॉल है, ये टूट टूट के वेजाइनल कैविटी से एज अ ब्लड, एज अ म्यूकस, एज अ ब्लड, एज अ म्यूकस बाहर आना शुरू हो जाएगी। और ये पूरी वॉल टूटने में it takes 7 days or 8 days or 10 days, depends on female to female, है ना। किसी फीमेल में 5 days, किसी में 7 days। तो इसी साइकिल को वी कॉल एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना। लेकिन व्हेन एग फर्टिलाइज ना, तब नहीं होगा बच्चों, फिर तो प्रेगनेंसी हो गई, एग फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म आ गया तो प्रेगनेंसी होगी। स्पर्म नहीं आएगा तो एग मैच्योर होकर के, डेड होकर के बाहर निकलता चला जाएगा। पीछे से जो प्रिपरेशन है यूट्रस की,
जो वॉल उसने स्पंजी करी थी उसकी कोई नीड नहीं होगी एज सच, वो भी टूट टूट के बाहर निकलता जाएगा। ठीक है, यही मेंस्ट्रुएशन साइकिल है बहुत सारी। अब तो हो गया, मतलब दो क्यों सेट है, एक बार इसने मैच्योर किया एग को, अगले महीने इसने एग को मैच्योर करा, फिर उससे अगले महीने इसने मैच्योर किया, ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं दोनों, ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या रहा है कि female reproductive system, the female reproductive system consists of an organ responsible for producing female germ cell, ये फीमेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करता है, लिखा हुआ है। फैसिलिटिंग गैमेट फर्टिलाइजेशन, गैमेट फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करता है, मतलब फैसिलिटी देता है ताकि होए। सपोर्टिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप करता है। ठीक है, एक नए इंडिविजुअल में, हम भी एम्ब्रियो थे किसी टाइम। ओवरीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आर द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमेट, ये क्या प्रोड्यूस कर रही है ओवरी, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस कर रही है ओवरी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं बच्चा लोग एग बोल देते हैं, एग प्रोड्यूस करती है ओवरी। क्या बोलता है कि हाँ, कहते हैं कि ओवरी ऑल्सो जनरेट हार्मोन, ये हार्मोन भी जनरेट करती है, कौन सा, ईस्ट्रोजन को जनरेट करती है, जो फीमेल का हार्मोन है। एक हार्मोन और है फीमेल का, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन को भी क्या करती है, जनरेट करती है या उसे बनाती है। ओवरीज फीमेल के हार्मोन्स को बनाती है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन। ईस्ट्रोजन से एक्चुअल में फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसी एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो गया या वाइडनिंग ऑफ पेल्विक हो गया, है ना, ये सब जो डेवलपमेंट है ना, उसको करती है। आगे देख लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ दी सिस्टम इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर है ओवरी का, ओविडक्ट का भी पेयर है, देखो ये ओविडक्ट भी दो है, ओवरी भी दो है, देख सकते हैं। एंड वजाइना ओपन्स एक्सटर्नली, वजाइना कहाँ ओपन होती है, बाहर की तरफ। एंड द यूरेथ्रा इज सेपरेट ओपनिंग मेंट फॉर यूरिन। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो होल्स हैं, मतलब दो ट्रांसमिट करने की जगहें हैं। एक हो गया जहाँ से यूरिन ट्रांसमिट होता है वो यूरेथ्रा से होगा, और जहाँ से रिप्रोडक्शन होगा वो एक अलग वेजाइनल ओपनिंग अलग है, और पी की जो ट्रांसमिशन है वो अलग है। यूरिन ट्रांसमिट की जगह अलग होती है फीमेल के अंदर, और वजाइनल ओपनिंग अलग होती है, तो दो ओपनिंग हो गई है, एक जहाँ से वो यूरिन को ट्रांसमिट करेंगी, दूसरी जहाँ से वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, जो ये ओपनिंग है। आया समझ के नहीं आया, ओके आगे देखते हैं। ओके आगे कह रहा है कि ओके, हाउ डज एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी, मम्मी के बॉडी में एम्ब्रियो को नरिशमेंट कहाँ से मिलती है, तो बेटा हम यहाँ रहते थे, है ना, हम लोग यहाँ रह करके आए 9 मंथ, हम सब ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, 9 महीने हम यहाँ रहे हैं। हमें यहाँ से नरिशमेंट कहाँ से मिलती थी, ये प्लेसेंटा टिश्यू होता है, ये नरिशमेंट देता था हमें बच्चों, खाना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट देता था, हमारी बॉडी के जो भी वेस्ट मटेरियल होते थे ये ले करके चला जाता था, और मदर बॉडी से वो फ्लश आउट भी करवा देता था, मतलब ऐसा। तो अब देखते हैं कैसे डेवलपमेंट होती है। ओके कह रहा है कि द एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी थ्रू डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से मिलती है, मैंने बताया था ना प्लेसेंटा से नरिशमेंट मिलती है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओके आगे रहा है, कनेक्ट करता है एम्ब्रियो विद द मदर ब्लड से कनेक्ट करता है। अब प्लेसेंटा क्या कनेक्ट करेगा एम्ब्रियो को, मम्मी के खून से, मदर के ब्लड से, क्योंकि मदर के ब्लड में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, जो मदर के ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को मिलते चले जाएंगे। इट सप्लाई न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, जैसे कि न्यूट्रिएंट में ऑक्सीजन सप्लाई करेगा बच्चे को, जो बढ़ता हुआ बच्चा एम्ब्रियो है, और उसके शरीर की जो गंदगी है बेटा, उसके शरीर की जो गंदगी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वेस्ट मटेरियल, उससे भी फ्लश आउट कर देगा या बाहर निकाल देगा, है ना, क्योंकि वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड को डेवलप करता है तो इंसान का बच्चा ना बच्चों। ओके, थ्रू दिस स्ट्रक्चर द ब्लड ऑफ द एम्ब्रियो कम्स इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द मदर ब्लड, मतलब एम्ब्रियो का ब्लड मम्मी के ब्लड से कॉन्टेक्ट में रहता है, डिफ्यूजन भी होता रहता है ना, जिससे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करती है, फ्रॉम फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजियन, तो मदर के ब्लड से ऑक्सीजन बच्चे के ब्लड में चली गई, डिफ्यूजन प्रोसेस से काम हो रहा है। आगे कहता है प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय इंटरलॉकिंग टू सेट्स ऑफ विलाय,
which provide maximum surface area for absorption of nutrient and oxygen gas। विलाय के बारे में तो बेटा वही बात है कि लाइव प्रोसेस में बताया था, विलाय क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कराता है। विलाय क्या होता है, इसमें क्या होता है कि डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड होते हैं, इससे ब्लड नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, जो भी ब्लड वेसल से इससे कनेक्टेड होती है तो सारी की सारी ब्लड वेसल से कनेक्टेड होगी, और ये कनेक्टेड है बच्चे से, तो जितना भी न्यूट्रिशन है, क्योंकि प्लेसेंटा के अंदर है, जितना भी न्यूट्रिशन है मदर का वो सारा प्रोवाइड होता चला जाएगा एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो डेवलप होता चला जाएगा। दिस इज हाउ वी बोर्न ना, यही तरीका था। आगे आगे देखते हैं, menstruation, I told you earlier, when the egg is not fertilized, जब egg fertilized नहीं है, egg fertilized कब होता है, मान लो ये है sperm, ये फ्यूज हो गया ओवम से, this process is known as fertilization। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, fertilization। स्पर्म ओवम से जब कांटेक्ट होगा ना, जब एक फीमेल की बॉडी मेल से कांटेक्ट में होगी, अब फीमेल की बॉडी मेल से कांटेक्ट में नहीं है, तो बेटा किस बात का एग फर्टिलाइज्ड होगा, नहीं होगा। फिर तो जब एग ही फर्टिलाइज नहीं होगा तो यूट्रस हैज नॉट रिसीव्ड एंड फर्टिलाइज्ड एग। तो यूट्रस किस चीज का वेट कर रहा होता है, ये वेट कर रहा है कि एग फर्टिलाइज हो जाए, ये वेट कर रहा होता है कि एग फर्टिलाइज हो जाए और मुझे मिल जाए, एग फर्टिलाइज हो जाए और मुझे मिल जाए, लेकिन एग तो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो यूट्रस को फर्टिलाइज एग नहीं मिला। अब यूट्रस को जब फर्टिलाइज एग नहीं मिला तब क्या होगा, यूट्रस को फर्टिलाइज एग नहीं मिला तब क्या होगा, कह रहा है जो यूट्रस की लाइनिंग थी, दीवारें थी, बताया था ना, हाँ पहले तो क्या कर रहा होता है यूट्रस ना, फर्टिलाइज एग का वेट कर रहा होता है, अपनी दीवारों को थिक कर रहा होता है, स्पंजी बना रहा होता है। जब वो नहीं मिलेगा तो वो दीवारों का सच कोई रोल नहीं रहेगा। कह रहा है जो थिक और सॉफ्ट लाइनिंग थी ना यूट्रस की, अलोंग विद द ब्लड वेसल्स भी थी वहां पर, और जो डेड एग था, अब जब फर्टिलाइज एग नहीं है तो वो डेड हो गया, और डेड एग क्या करेगा, सीधा वजाइनल कैविटी से, कहाँ गया, डेड एग वजाइनल कैविटी से बाहर चला जाएगा, और जैसे ही डेड एग वजाइनल कैविटी से बाहर चला गया तो ये यूट्रस की जो प्रिपरेशन थी, ये जो सॉफ्ट वॉल बना रखी थी इसने, इसका कोई काम नहीं है, ये टूट टूट के बाहर निकलना शुरू हो जाएगी एज अ म्यूकस, एज अ ब्लड, जिससे हम क्या कह देंगे, जिसे कह देंगे पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल comes out of the vagina in the form of blood, and this cycle is known as menstruation। मेंस्ट्रुएशन फीमेल बॉडी में जब तक चलता है जब तक कि फीमेल बॉडी का एक एक एग बाहर ना आ जाए। लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स होते हैं फीमेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी में कुछ थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं। अब थाउजेंड्स ऑफ एग एक समय के बाद तो रिलीज हो जाएंगे ना, सारे के सारे बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। जब वो बॉडी से ही बाहर निकल जाएंगे तब उनका मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाएगा। लेकिन मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो है वो हार्मोन बनता चला जाता है, और स्पर्म जो है उसका प्रोडक्शन चलता चला जाता है। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव, बेटा वो ये ना कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने वाले जितने भी मेथड है, कि एक कपल को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अवॉइड करनी है, या एसटीडी को अवॉइड करना है, ताकि उस एक इन्फेक्टेड कपल से, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एसटीडी ना चली जाए थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट। एड्स हो गया, सबसे वायरल डिसीज है जो आपकी इम्यूनिटी की बैंड बजा देती है। जैसे ही आपकी बॉडी में एड्स के वायरसेस गए, आपकी इम्यून सेल डेड होना शुरू हो गए। अब इम्यून सेल डेड हो गए, आपकी इम्यूनिटी की वाट लग गई। अब इम्यूनिटी की वाट लग गई तो बेटा हल्का सा खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, माइल्ड सीवियर हो जाएगा। जो आपकी बॉडी माइल्ड से तो डर लेती है, लेकिन सीवियर हो जाएगा तो फिर वो, समझ रहे हो ना, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ही खराब हो गया, तो वहां दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। आगे देखते हैं, बैरियर मेथड, कॉन्डम का यूज कर लो। मेल में कॉन्डम यूज होता है, पेनिस के ऊपर चढ़ाया जाता है, और एक डायाफ्राम यूज होता है फीमेल के अंदर, जो क्या करेगा, स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करेगा, मतलब स्पर्म एंटर ना हो जाए, स्पर्म ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर ना हो जाए, मतलब वजाइना के थ्रू एंटर ना हो जाए। कॉन्डम क्या करता है, उसको रोक देता है। केमिकल मेथड क्या है, हार्मोनल पिल दी जाती है ताकि एग रिलीज ही ना हो। लड़कियों को, फीमेल्स को हार्मोनल पिल दी जाती है कि दवाई खा लो, उससे आपका एग जो है वो रिलीज नहीं होगा। अब एग ही रिलीज नहीं है तो किस बात का फर्टिलाइजेशन, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके।
दे कॉज अ चेंज इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिससे ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चेंज आ जाती है और ना उनका जो ओवोल्यूशन है वो डिले हो जाता है, पीरियड्स डिले हो जाते हैं। जिस डेट में उसको पीरियड होने वाले होते होंगे फीमेल को, वो डिले होते चले जाते हैं क्योंकि वो हार्मोनल पिल ले रही थी। किस लिए? ताकि एग क्या ना हो जाए, रिलीज ना हो जाए। तो ये तो एडवर्स बड़ा बेकार इफेक्ट फीमेल की बॉडी में पड़ेगा इसका यार, क्योंकि डिलेइंग ओवुलेशन होगा तो उनको दिक्कतें फेस करने को मिलेगी। आईयूसीडी क्या है? यूज ऑफ आईयूसीडी डिवाइस लाइक कॉपर टी हो गया, है ना, जो फिट की जाती है यूट्रस में। मतलब यूट्रस में कॉपर टी डाल देते हैं डॉक्टर लोग, यूट्रस में कॉपर टी रख देते हैं, यूट्रस के अंदर रख देते हैं। बताओ, कॉपर टी को यूट्रस में रखा जाता है ना। वो क्या करती है? इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? कि बेबी जो है इम्प्लांट ना हो जाए, है ना, वहां पर इम्प्लांटेशन ना हो जाए, मतलब वहां पर बेबी रुक ना जाए, है ना। ओके, आगे क्या कह रहा है? सर्जिकल मेथड, ट्यूबेक्टॉमी हो गया, ये फीमेल में की जाती है, जहां पर एक छोटा सा हिस्सा काट दिया जाता है, ओविडक्ट को काट देते हैं, है ना, हटा दिया जाता है, ताकि क्या करे, ओविडक्ट ही हट जाएगा तो बेटा प्रिवेंट हो जाएगी ना एग की एंट्री, एग ही नहीं निकल पाएगा, एग ओवरी में ही नहीं आ पाएगा क्योंकि ओविडक्ट ही हट गया। ओविडक्ट ही तो था वो रास्ता भाई, ओविडक्ट के थ्रू तो एग आता था, जब यही काट दिया और यही पोर्शन कट हो गया तो एग आएगा ही नहीं। सर्जिकल मेथड है ना। अब वेसेक्टोमी में क्या होता है? इसमें जो मेल के अंदर होता है, जहां पर एक छोटा सा हिस्सा काट दिया जाता है, जिसे वास्ट रेफरेंस कहते हैं, इसे काट दिया जाता है ताकि जो स्पर्म है वो बाहर ना आ पाए। स्पर्म ही बाहर नहीं आएगा। कहाँ गया? अरे आजा, आ गया बेटा। इस ट्यूब को ही हम कट लगा देंगे, इस ट्यूब को, तो बेटा स्पर्म कहाँ से बाहर आएगा? स्पर्म कहाँ से बाहर आएगा और कहाँ से जाएगा बाहर? तो ये रास्ता ही ब्लॉक करने वाली बात होगी कि जहाँ से एग निकल रहा है वो रास्ता ब्लॉक कर दो, और जहाँ से स्पर्म निकल रहा है वो रास्ता ब्लॉक कर दो, है ना। और नेचुरल में क्या है कि अवॉइड कॉपुलेशन अराउंड द टाइम ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन के टाइम कॉपुलेशन अवॉइड कर दो, जब पता है कि एक फीमेल का ओवुलेशन पीरियड चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग कपल्स में होनी चाहिए कि भाई उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और उनका ओवुलेशन पीरियड चल रहा है, तो फीमेल कह देगी मैं ओवुलेशन पीरियड पे हूँ, तो अवॉइड करना चाहिए कॉपुलेशन को, मतलब इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए। फिर वहाँ पर एज अ सेक्स को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए क्योंकि ओवुलेशन पीरियड में एग रिलीज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और उसमें हार्मोन भी, हार्मोन्स का लेवल फीमेल बॉडी में ज़्यादा रहता है ओवुलेशन पीरियड में। ओके, आगे देखते हैं। कहता है रीजन फॉर अडेप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अच्छा, इस मेथड्स को अडेप्ट क्यों किया जा रहा है भाई? क्योंकि प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो नहीं चाहिए प्रेगनेंसी उसको हटाना हमें, है ना, ताकि एक कंट्रोल मिल पाए पॉपुलेशन की ग्रोथ पर, है ना कि। और इंडिया की पॉपुलेशन तो आप जानते ही हो कितनी है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, हाँ, ताकि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की बॉडी में एड्स ना फैल जाए, साइफिलिस ना फैल जाए, है ना। तभी तो कॉन्डम्स का यूज करना चाहिए, या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो भी मैंने कराए हैं उसका यूज क्यों होना चाहिए? ताकि एड्स ना ट्रांसफर हो जाए, साइफिलिस, फोड़े फुंसी ना निकल जाए। प्रॉपर हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड कैन बी मेंटेन बाय प्रिवेंटिंग फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज। हाँ, एक बेबी और दूसरे बेबी के बीच में ना इट शुड बी गैप। हेल्दी बेबी, अगर हेल्दी बेबी चाहिए तो एक गैप मेंटेन होना चाहिए। ओके, आ कहता है सफिशिएंट गैप बिटवीन ऑफस्प्रिंग विच एंश्योर द प्रॉपर हेल्थ ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड। अच्छा गैप रहेगा ना तो क्या रहता है कि जो मम्मा और बच्चा है ना, जो मम्मा और बच्चा है ना, बच्चा, उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। शुड बी 5 years और 6 years। गोनोरिया और साइफिलिस ये बीमारियां हैं बेटा, एसटीडी है। साइफिलिस आर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया से फैल जाती है, मतलब एंटीबायोटिक से इसको कम खत्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, बैक्टीरियल डिसीज है। और जो एड्स और वार्ड्स है ना बच्चों, वो वायरल डिसीज है, वायरसेस से फैलने वाली, है ना। ये वायरस डिसीज एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं होती। जो बैक्टीरियल डिसीज है उसके केस में एंटीबायोटिक दी जाती है, और एंटीबायोटिक से वो जो बैक्टीरिया जो है डेवलप हो रखे हैं वो मर जाते हैं। ओके, लेकिन एड्स और वार्ड्स थोड़ा सीवियर वाले में आ जाता है क्योंकि बेटा ये तो इम्यूनिटी पर वो कर देता है। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। हाँ बिल्कुल, एंड इन्फेक्टेड पर्सन से बिल्कुल, हाँ, इन्फेक्टेड पर्सन से तो कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए भाई। होना चाहिए, अगर इसके इनकेस हो भी गया तो यूज कॉन्डम्स, है ना। और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, साफ सफाई। आया समझ के नहीं आया? ओके, आगे देखते हैं बच्चों।
फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, दिस इज द टॉपिक वी वांट ना, ये प्रेगनेंसी वाला हो गया। ओके क्या कहता है देख लेते हैं। क्या कहता है, व्हेन द एग इज फर्टिलाइज, द फर्टिलाइज्ड एग, जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो जो फर्टिलाइज्ड एग है मतलब जिसमें स्पर्म ओवम से मिल रखा है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम कहते हैं जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट। जब एग फर्टिलाइज्ड हो गया तो जाइगोट बन गया। क्या बन गया बच्चों, जाइगोट बन गया, है ना। इस प्लांटेड, कहाँ प्लांट हो जाएगा, ये यूट्रस में प्लांट होता है बेटा जाइगोट, और ये डेवलप हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। पहले एग फर्टिलाइज्ड हुआ, स्पर्म कांटेक्ट में आया ओवम के, यहाँ पर फर्टिलाइज्ड हो गया, फर्टिलाइज्ड एग हो गया। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये प्लांट हो जाएगा यूट्रस में, और यूट्रस में डेवलप होकर के क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। ओके, फिर कहता है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं, मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलते हैं, विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, प्लेसेंटा की हेल्प से मिलते हैं न्यूट्रिशन। किसकी हेल्प से मिलते हैं, प्लेसेंटा की हेल्प से मिलते हैं। इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ, अब प्लेसेंटा क्या करती है, एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करा रही है ताकि ग्लूकोज को एक्सचेंज करे, ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाए, और वेस्ट मटेरियल भी क्या हो जाए, वेस्ट मटेरियल भी क्या हो जाए बच्चों, एक्सचेंज हो जाए। आया समझ के नहीं आया तो बेटा प्लेसेंटा ही था जिससे मुझे तुम्हें सब, इस धरती के सारे प्राणी को खाना प्लेसेंटा ने दिया। 9 महीने यूट्रस में रहे, सारा का सारा न्यूट्रिशन प्लेसेंटा ने हमें दिया, हमें ग्लूकोज प्रोवाइड कराया, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया, और हमारी बॉडी में जो वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता था उसे फ्लश आउट करने में मदद कराया। तो प्लेसेंटा ही वो टिश्यू था जहाँ से न्यूट्रिशन मिलता था, क्योंकि प्लेसेंटा कनेक्टेड होता था मदर के ब्लड से। कहता है द पीरियड्स फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड इज अबाउट 9, हाँ तो पता 9 मंथ के समय होता है जहाँ पर वहाँ पर एक ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रहा होता है। 9 months, it takes 9 months to born a baby, give birth a baby, takes 9 months. Okay, okay, now moving forward. Female feticide, the practice of killing a female child inside a womb called a female feticide. काफ़ी समय पहले हुआ, मतलब इंडिया में कुछ स्टेट्स में क्या देखा गया था कि फीमेल की हत्या, मतलब एक पहले क्या होता था कि ना अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ना यूट्रस में झांका जा सकता है, यूट्रस में झांका जा सकता है कि जो चाइल्ड पैदा हो रहा है वो मेल है या फीमेल है, उसका सेक्स पता लग सकता है। तो लोग क्या करते थे, बच्चे का सेक्स पता लगा लेते थे कि मेल है और फीमेल है, और जैसे ही लोगों को पता लगता था कि फीमेल चाइल्ड है वो यूट्रस में ही बच्चा ख़त्म करवा देते थे, क्योंकि उन्हें फीमेल की ऐसा डिमांड नहीं थी। उन गधों को जा करके कौन बताया, अगर सारी फीमेल्स ही आप खत्म कर दोगे तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा। और पहली बात भाई, फीमेल्स भी ह्यूमन है ना, आपको एज अ ह्यूमन इसको ट्रीट करना चाहिए, नॉट एज एन ऑब्जेक्ट, जो कि लोग करते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि भाई ये गलत प्रैक्टिस की जाती थी पहले, कि फीमेल्स की हत्या कर दी जाती थी। छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है उसको मार दिया जाता था, और ये भी दिखा के कि उबले हुए पानी में फेंक दिया, पता नहीं कैसे कैसे लोग उन्हें मारा करते थे, क्योंकि वो उसे एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते थे कि ऑब्जेक्ट है भाई, मार दो, ऑब्जेक्ट है भाई, फेंक दो, ऑब्जेक्ट है भाई, जला दो। लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, वो ह्यूमन है ना, दे हैव फीलिंग ना, लाइक अस। तो ये प्रैक्टिस बैन कर दी गई, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएट था गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस बैन करी ताकि फीमेल्स की हत्या को रोका जा सके, जो छोटा सा बच्चा फीमेल पैदा होता है उसको रोका जा सके बेटा। और अल्ट्रासाउंड में बैन कर दिया गया कि सेक्स को डिटरमाइन, मतलब जो करते नहीं है कि डॉक्टर सेक्स को रिवील नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है, इलीगल है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएट है, मैं गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएट था ये। आगे, for a healthy society, a balanced sex ratio is needed, which can be achieved by educating people. Okay, avoid malpractice like female feticide and like sex determination. बता देता हूँ बेटा, एक एजुकेटेड, देखो रेशियो शुड बी 1:1 ना यार, एक लड़की पे एक लड़का तो होना चाहिए ना भाई, एक लड़की पे एक लड़का तो होना चाहिए ना यार। अब सारी फीमेल्स को ही खत्म करते चले जा रहे थे, तो यहाँ पर तो आगे रिप्रोडक्शन में भी दिक्कत आना शुरू हो जाती। आगे आप जनरेशन बाय जनरेशन कैसे आगे बढ़ते। और यार दे आर ह्यूमन बीइंग यार, समझो। पेरेंटल सेक्स determination is a legal offense in our country to maintain a balanced sex ratio, or when the egg is not fertilized, the uterus prepare itself every month to receive and fertilized egg. जब एग फर्टिलाइज नहीं होता ना, तो यूट्रस क्या कहता है, चलो अगले महीने फर्टिलाइज हो जाएगा, तो वो अगले महीने अपनी प्रिपरेशन करने लग जाता है, फिर अगले महीने, और एग बार बार फर्टिलाइज नहीं होता तो बार बार पीरियड साइकिल से गुजरना पड़ता है। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड स्पंजी हो जाती है। और ये तो बेटा बता चुका हूँ, ये तो कुछ ऐसा सच कुछ खास नहीं
है ना? ओके। और ये 28 डेज़ की साइकिल्स होती है, एक बार ये भी देख लेना कि भाई हर 28 डेज़ के बाद पीरियड साइकिल शुरू हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख लेते हैं। भाई फीमेल को भी बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं भाई, ड्यूरिंग पीरियड साइकिल उनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आना शुरू होती है, जो कि वो फेस करती है विदाउट ये बोले कि हाँ मुझे यहाँ दिक्कत है, सच ये है वो है। तो बी जेंटल विद दैम यार, बी पोलाइट विद दैम, बी लवेबल विद दैम यार, दे नीड ना, है ना? ओके, आगे देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख लेते हैं। कहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बींग इन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, लाइक फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल, बिहेवियरल। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ ज़रूरी है ताकि हम रिप्रोडक्शन में फिजिकली, इमोशनली, सोशली और हमारा बिहेवियर सब फिट रहे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में जैसे बैक्टीरिया से फैलने वाली गोनोरिया और साइफिलिस हो गया, गोनोरिया और साइफिलिस हो गया बैक्टीरिया से, और वायरस से फैलने वाली HIV एड्स हो गया। हम कॉन्डम का यूज़ करें ना तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, कॉन्डम ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, है कि नहीं? सर्जिकल मेथड्स इन मेल, वास्ट रेफरेंस को ब्लॉक कर दो बेटा, वास्ट रेफरेंस को ही काट के रख दो तो स्पर्म ही नहीं निकलेगा। फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब को ही हटा दो तो भी एग ही रिलीज नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। आगे, ओके वी डन दिस, होप आपको अच्छा लग रहा होगा चैप्टर। हाँ, चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, नो डाउट। हमें अपनी हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए, हमारे हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, आगे फ्यूचर में किस तरीके के हमने क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये हमें पता होना चाहिए। स्कूल में खुल के बताया नहीं जाता कि किस चीज़ का यूज़ होना चाहिए, किस चीज़ का नहीं होना चाहिए। और फीमेल के प्रति आपका जो नज़रिया होना चाहिए वो लवेबल और रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। अभी भी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों से गुजरती हैं, मेरी सिस्टर्स, आपकी सिस्टर्स, बहुत सारी फीमेल्स बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है, सफ़र करती है। उनका ध्यान रखिए और उनको बहुत ज़्यादा प्यार दें। ओके, टेक केयर बच्चों।